नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। शाम के 5 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। सर्बानंद सोनोवाल ने असम के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली। अब से थोड़ी देर पहले राज्यपाल पीबी आचार्य ने सोनोवाल को शपथ दिलाई। सोनोवाल के साथ 10 मंत्रियों ने भी शपथ ली है, जिनमें हेमंत बिस्वा शर्मा, अतुल बोरा, प्रमिला ब्रह्मा, केशव महंता शामिल। सर्बानंद सोनोवाल असम के 14वें मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी की अगुवाई वाली ये उत्तर पूर्व के किसी राज्य में बनी पहली सरकार है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये अब से कुछ मिनट पहले की तस्वीरें हैं, जब सर्बानंद सोनोवाल ने असम के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की है। तो असम में बीजेपी सरकार का सबसे बड़ा वादा 2 साल के भीतर बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या को दूर करने का है। इसलिए आज हम ताल ठोक के यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सर्बानंद सोनोवाल असम से किया अपना यह वादा पूरा कर सकेंगे। असम पूर्वोत्तर में बीजेपी का गेटवे है। ऐसे में सवाल यह भी है, क्या विकास में पीछे छूट गए पूर्वोत्तर के साथ इंसाफ होगा। असम में सत्ता का परिवर्तन तो हो गया, लेकिन क्या व्यवस्था का भी परिवर्तन होगा? क्या सर्बानंद सोनोवाल असम से बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या को खत्म कर सकेंगे? सर्बानंद सोनोवाल की खुद की पहचान बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ संघर्ष से जुड़ी रही है। उनकी ही याचिका पर 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने वाले IMDT एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था। इसीलिए जब सोनोवाल 2 साल के भीतर ही इस समस्या को दूर करने की बात करते हैं तो भरोसा तो जगता है, लेकिन क्या ये चुनौती आसान होगी? बहुत चुनौती है। विदेशी घुसपैठियों का चुनौती है। इंडो बांग्ला बॉर्डर सील करने के विषय पर हमारी चुनौतियां है। इंडो बांग्ला लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया गया है। इस एग्रीमेंट के जरिए ये स्पष्ट हो गया कि अगले दिनों में विदेशी घुसपैठियों को रोकने के लिए जो बॉर्डर सील किया जाएगा, उसी हिसाब से एक मुद्दा का हल निकलेगा। बीजेपी के लिए असम में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा भावनात्मक रहा है, लेकिन जो काम 7 दशकों में नहीं हो सका, क्या उस शपथ को निभाना आसान होगा? मैं ऐसी व्यवस्था बनाऊंगा कि जिसके कारण आज जो बांग्लादेशी आए दिन आसाम को आकर के तबाह कर रहे हैं, वो रास्ते सारे बंद करके रख दूंगा भाइयों। और इसको बंद करने के लिए हस्तांतरण का उपयोग भी आसाम की हमेशा की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। ये मेरे शब्दों पे आप भरोसा करिए। एक अनुमान के मुताबिक 20 लाख लोग असम में अवैध तरीके से रह रहे हैं। इसीलिए बड़ी चुनौती है कि घुसपैठियों की पहचान हो और घुसपैठ पर रोक लगे। भारत बांग्लादेश सीमा 496 किलोमीटर लंबी है, जिसमें 263 किलोमीटर की सीमा असम से जुड़ी है और इसमें से 92 किलोमीटर की सीमा नदी वाले क्षेत्र है। सबसे ज्यादा घुसपैठ नदी के रास्ते होती है। जब पकड़ जाता है, वो लोग बोलता है कि जो नदी है धुबड़ी के बीच में, जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके बीच में वो लोग आते हैं। जो मनकासर का फेंसिंग बहुत जगह में फेंसिंग खाली है, उस तरफ से वो लोग आते हैं। सुप्रीम कोर्ट को सौंपी हजारिका आयोग की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि असम में बड़े पैमाने पर सामाजिक ढांचे में बदलाव हुआ है। अगर ऐसा जारी रहा तो 2047 तक असम के मूल निवासियों के अल्पसंख्यक होने का खतरा पैदा हो जाएगा। 2011 की जनगणना के मुताबिक असम के 9 जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। 6 जिलों में पिछले 10 साल में मुस्लिम आबादी 4 से लेकर 28% तक बढ़ गई। मुस्लिम आबादी में इस बढ़ोतरी को बांग्लादेशी घुसपैठ की वजह बताया जा रहा है। असम में सिर्फ घुसपैठ की ही समस्या नहीं है, बाकी पूर्वोत्तर की तरह असम भी पिछड़ा हुआ है। क्या असम में विकास की गाड़ी सर पर दौड़ सकेगी? जनता के सहयोग से और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा असम और उत्तर पूर्व राज्यों को मान्यता दिया है, प्रायोरिटी एजेंडा में रखा है। विकास के लिए अपने सहयोगी हर मंत्री को उत्तर पूर्व राज्य दौरा करने के लिए आदेश दिया है। उसी हिसाब से अब असम रुकने वाला नहीं, असम अभी विकास की दिशा पर जबरदस्त जाने वाला है।
मैं श्री सर्बानंद सोनोवाले 15 साल बाद असम में नई पार्टी की सरकार है। क्या सोनोवाल खुद को मिले अवसरों का फायदा उठा सकेंगे? क्या सोनोवाल अग्नि परीक्षा में पास होंगे? ताल ठोक के आज इसी मुद्दे पर बहस। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं। आज सर्बानंद सोनोवाल के इस शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के तमाम बड़े नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं आज इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, और माना जा रहा है कि अब से थोड़ी देर के बाद हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मंच से मुखातिब भी होंगे, वहां पर आपको लेकर चलेंगे। फिलहाल आपको बताएं हमारे साथ 3 खास मेहमान आज हैं। हमारे साथ गौरव गोगोई हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, वैसे आपको बता दें युवा नेता हैं, असम का युवा चेहरा कहे जाते हैं। गौरव गोगोई, स्वागत है आपका। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वैसे आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। और पीके मिश्रा साहब हमारे साथ हैं कि जो कि रिटायर्ड एडीजी हैं बीएसएफ के, जिन्होंने लंबे समय तक बॉर्डर एरियाज में खास तौर पे इस तरीके से काम किया है जहां से इन्फिल्ट्रेशन की समस्या देश झेल रहा है। आप तीनों का स्वागत है। सबसे पहले अमिताभ सिन्हा, जिस वादे पर सबसे ज्यादा लोगों की नजर रहेगी वो ये है कि आपने एक टाइम फ्रेम के साथ कहा है हम बांग्लादेशी घुसपैठियों का सफाया कर देंगे, उसके लिए कोई ब्लूप्रिंट है? सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो ये विजय हुई है असम में, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की विजय नहीं है, भारतीयता की विजय है। और भारतीयता की विजय होने के कारण भारतीय जनता पार्टी के पास न सिर्फ एक संकल्प है यानी इच्छा शक्ति है, विल पावर है, बल्कि उसके पास एक कंपल्शन भी है, एक उसके पास दायित्व जो है का दबाव है कि वो इस परीक्षा में या अपेक्षाओं की परीक्षा में खरी उतरे। तो 1.5 दशक से नॉन भारतीयता हावी थी वहाँ। मैं बिल्कुल, देखिए आपके इस रिपोर्ट में जो आपने अभी इस कार्यक्रम की शुरुआत में दिखाया, मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। भारत में देखने वाला इस कार्यक्रम के मार्फत मैं आपको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इतने बेबाक तरीके से ये रिपोर्ट अभी दिखाई है, जिसको देखने के बाद में किसी भी भारतीय के आंखों के सामने ना एक रोमांच और साथ में आश्चर्य भी होगा कि क्या कारण रहा कि लगातार वहाँ पर घुसपैठ बढ़ती रही और वहाँ की सरकारें और केंद्र की सरकार आंख मूंदे रही। आपने खुद दिखाया कि वहाँ पर 6 जिलों में जो मूल वासी हैं वो अल्पसंख्यक हो गए हैं। क्या मुस्लिम आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ी, क्या स्वाभाविक थी? क्या उनकी जनसंख्या जो प्रजनन की क्षमता थी इतनी बढ़ गई? देखिए, जो आपने सही मुद्दा उठाया कि वहाँ घुसपैठ के लिए जान बूझ कर घुसपैठ किया गया ताकि राजनीतिक उसका लाभ उठाया जा सके, ये न सिर्फ बहुत ही शर्मनाक है बल्कि राष्ट्र विरोधी भी मैं मानता हूँ इसको। पर अगर आपकी बात में एक बार को मान लूं तो गौरव गोगोई, फिर तो सरकार को बरकरार रहना चाहिए था अगर सब बांग्लादेशी वोट कर रहे थे। नहीं, मैं इसमें जवाब देता हूं, मुझे जवाब देना चाहिए। एक कमेंट लेता हूं फिर आप दीजिएगा जवाब। मुझे जवाब वो भी अपना तर्क रखें फिर आप जवाब दीजिएगा। गौरव गोगोई, अगर इनका तर्क सही है कि जो घुसपैठ हो रही थी वो घुसपैठ हो नहीं रही थी बल्कि कराई जा रही थी और होने के बाद उसको संरक्षण दिया जा रहा था ताकि वो वोट बैंक में तब्दील हो जाए, तो या तो वो वोट बैंक में तब्दील नहीं हुई, और अगर वो वोट बैंक में तब्दील हो रही थी तो फिर सरकार को बाहर का रास्ता क्यों देखना पड़ा? वहां सरकार बदल क्यों गई? देखिए, इनका आरोप बिल्कुल गलत है। अगर आपने सुना होगा कि सर्बानंद सोनोवाल जी ने भी कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है वो एक जरूरी रास्ता है जिसके जरिए बॉर्डर सील होगा। तो भारत बांग्लादेश ये लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट कौन लाया, किसने शुरुआत की? पिछले सरकार ने। तो अब इस सरकार का कर्तव्य है कि उस जो पिछले सरकार का जो एक्ट है उसके मुताबिक इस बॉर्डर को सील करे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने शुरुआत में कहा कि बीजेपी का विजय भारतीयता का विजय है। मुझे नहीं लगता कि भारतीयता का जो ये संदर्भ है ये बीजेपी की प्रवक्ता बोलेंगे कि कौन भारतीय है कौन भारतीय नहीं है। आप भारत के लोगों पे छोड़ दीजिए। लोकतंत्र की जीत हुई है, हम इसको मानते हैं। 15 साल असम के लोगों ने हमें काम करने का हमें आगे बढ़ाया और अगले 5 साल बीजेपी को आगे बढ़ा रहे हैं। ये लोकतंत्र को हम सम्मान करते हैं। विरोधी दल के नाते हमारा जो कर्तव्य है वो हम करेंगे। और ये जो कुछ गंभीर मामले हैं
आपने इनसे शुरू में पूछा कि ब्लूप्रिंट क्या है, क्या आपको ब्लूप्रिंट मिला? मेरे कानों में तो ब्लूप्रिंट मुझे सुनाई नहीं दिया, शायद आपके दर्शकों को भी सुनाई नहीं दिया होगा। तो मुझे लगता है कि अब इलेक्शन खत्म हो चुका है, आरोप प्रत्यारोप का काम खत्म हो चुका है, काम करने की प्रारंभ करनी चाहिए। और ये जो जिस विषय को उन्होंने उठाया है, क्या ब्लूप्रिंट है, क्या वो नया करने वाले हैं जो पिछले सरकार नहीं कर रहे थे, उसका वो सही जवाब दे।